हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक किस तरह से हसन गंगू होता है और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पुत्र मोहम्मद शाह बहमनी साम्राज्य का सुल्तान बनता है। तो आज हम आपको मोहम्मद शाह से आरंभ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया गया, उसे सुदृढ़ किया गया, उसका 4 प्रांतों में या 4 तरफों में विभाजन किया गया, प्रशासनिक संगठन किया गया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर ये 4 प्रमुख तरफ थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पुत्र मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह जब शासक बनता है तो हम देखते हैं मोहम्मद शाह शासक बनने के बाद जो सबसे प्रमुख घटना है वो ये है कि उसे मिस्र के खलीफा से मानद पद प्राप्त हुआ, अर्थात मान्यता प्राप्त होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वारंगल और विजयनगर के जो हिंदू शासक होते हैं वो एक साथ मिलकर इसके लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वारंगल के शासक कायप नायक और विजयनगर के शासक बुक्का फर्स्ट, इन दोनों के द्वारा चुनौती प्रस्तुत की जाती है। हम देखते हैं वारंगल के शासक कायप नायक के द्वारा कोलास के किले की मांग की जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि बुक्का फर्स्ट के द्वारा भी रायचूर की मांग की जाती है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों से उसका युद्ध होता है मोहम्मद शाह का। और युद्ध के अंतर्गत क्या होता है कि वारंगल का जो शासक होता है वो पराजित होता है। गोलकुंडा का किला उसे देना पड़ता है। पराजित होने के बाद अपार मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भी देने पड़ते हैं। और रत्न जड़ित सिंहासन, जिसे तख्त ए फिरोज़ा के नाम से जाना जाता है, जो बाद में बहमनी शासकों का कई पीढ़ियों तक राज सिंहासन रहा है, वो तख्त ए फिरोज़ा भी वारंगल के शासक से प्राप्त होता है, वारंगल के शासक को प्रदान करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं बुक्का फर्स्ट से उसका युद्ध होता है और मुदगल के किले को लेकर प्रमुख रूप से युद्ध होता है। इसमें बुक्का पराजित होते हैं और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह को निर्णायक सफलता नहीं मिलती है। इस युद्ध में पहली बार बुक्का फर्स्ट ने बारूद का इस्तेमाल बुक्का फर्स्ट के विरुद्ध किया गया है। और फरिश्ता के अनुसार बुक्का फर्स्ट ने भी, अर्थात विजयनगर ने भी बारूद का प्रयोग किया है। माने बहमनी और विजयनगर दोनों शासकों के द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया है। और इस युद्ध में होता क्या है कि बुक्का पराजित होते हैं और विजयनगर की तमाम प्रजा को, जिसमें माना जाता है वर्णन मिलता है 4 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया, जिसमें 10,000 ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। लेकिन इस हत्याकांड का, इस जनसंहार का दोनों राज्यों पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि जो युद्ध से प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध में शामिल नहीं हैं, ऐसे वर्गों पर किसी भी प्रकार का नरसंहार न किया जाए, वध न किया जाए। और बहुत कुछ आने वाले समय में भी दोनों विजयनगर और बहमनी के शासकों के द्वारा इसका अनुपालन करने का प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं इस युद्ध में क्या हुआ। मतलब विजयनगर बेशक निर्णायक रूप से पराजित न हुआ हो, लेकिन हम देखते हैं कि पराजित होता है और बारूद के बल पर एक निर्णायक बढ़त बहमनी साम्राज्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। और इसने क्या किया है, सही मायने में इसकी अगर प्रशासनिक महत्व या प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो मोहम्मद शाह के द्वारा पेशवा सहित 8 मंत्रियों की परिषद स्थापित की जाती है। इसके अलावा गुलबर्गा में एक इसने बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह भारत की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें खुला आंगन नहीं है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह के बाद फिर मुजाहिद शाह शासक बनते हैं। मुजाहिद शाह का शासन केवल 3 वर्ष का था। शासक बनने के बाद इन्होंने
विजयनगर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और विजयनगर से अनवरत 3 वर्ष तक युद्ध होता रहता है। और होता क्या है, उसमें निर्णायक सफलता या निर्णायक परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बाद में हम देखते हैं मुजाहिद के चाचा दाऊद खां के द्वारा मुजाहिद का वध कर दिया जाता है और गद्दी पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन 1 माह के बाद हम देखते हैं कि इसके चाचा दाऊद खां की भी हत्या कर दी जाती है और बाद में हम देखते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है और इसका जो शासन है ये बहुत शांतिप्रिय सुल्तान माना जाता है। इसने शांति और शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, तमाम शिक्षालयों की स्थापना की है और शांति से काम लिया है। तो हम देखते हैं कि इसका जो शासनकाल है वो शांतिपूर्ण काल है, लेकिन इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था बहमनी साम्राज्य में और उस अकाल से निपटने के लिए हम देखते हैं मालवा और गुजरात से भी तमाम रसद प्राप्त की गई थी, तमाम अनाज प्राप्त किया गया था। लेकिन इसके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि इसने अपनी प्रजा से अकाल से निपटने में या अकाल राहत के कार्यों में सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया है। तो इसके ऊपर ये सही मायने में इसके चरित्र के ऊपर एक कलंक माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताजुद्दीन फिरोज शासक बनता है। होता क्या है कि मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद गयासुद्दीन शासक बनता है। उसका एक तुर्क दास होता है तगलचीन, उसके द्वारा उसे अंधा करके अपदस्थ कर दिया जाता है। फिर अंततः क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह सेकंड का दामाद होता है फिरोज, वो तगलचीन का वध करके गद्दी को प्राप्त कर लेता है और ताजुद्दीन फिरोज शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य का सुल्तान बन जाता है। इसके समय की तमाम घटनाएं हैं, ये बहमनी साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण सुल्तान माना जाता है। इसने भी विजयनगर के विरुद्ध अभियान का आयोजन किया है और हरिहर सेकंड जो विजयनगर के शासक थे वो पराजित होते हैं। रायचूर के दुआ पर ताजुद्दीन फिरोज शाह का अधिकार हो जाता है। तो हम देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसके बारे में कि गुलबर्गा सही मायने में ये गुलबर्गा का अंतिम बहमनी सुल्तान है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि राजधानी बीदर में स्थानांतरित हो जाती है। इसके समय में एक घटना और होती है, इसने अफाकी लोगों को, अफाकी कौन थे, एशियाई विदेशी जिनमें अरब, फारसी, इसके अलावा तुर्क, विभिन्न मध्य एशियाई देशों से आए हुए मुस्लिम सरदार, मुस्लिम अमीर, ये सब सारा वर्ग अफाकी वर्ग में शामिल था। तो इसने अफाकियों को स्थायी रूप से बहमनी साम्राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन इसी के साथ क्या होता है कि अमीर वर्ग 2 वर्गों में, इसके दरबार का जो अमीर वर्ग है वो 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक दक्कनी होते हैं, एक अफाकी होते हैं। दक्कनी में वो लोग थे जो दक्षिण भारत के ही मूल निवासी थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न अभियानों के अंतर्गत धर्मांतरण के द्वारा इस्लाम को स्वीकार किया था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो कई पीढ़ियों से दक्षिण भारत में रह रहे थे, तो वो भी एक प्रकार से दक्षिण में की ही सभ्यता संस्कृति में रच बस गए थे। तो हम देखते हैं कि अमीर वर्ग में 2 वर्ग बन जाते हैं, एक दक्कनी वर्ग है, एक अफाकी वर्ग है। तो दरबार एक प्रकार से 2 गुटों में विभाजित हो जाता है। अब इसने सुल्तान ने क्या किया, फिरोज शाह ने, इसने इन दोनों वर्गों में एक संतुलन स्थापित करने के लिए क्या किया है, हिंदुओं को, विशेषकर ब्राह्मणों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान किए हैं। ये बहमनी साम्राज्य का प्रथम सुल्तान है जिसने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए हैं। और इसने क्या किया है, विजयनगर के साथ में दीर्घ संघर्ष का आयोजन किया है। दीर्घ संघर्ष के अंतर्गत इसने क्या किया है, देवराय फर्स्ट को पराजित करता है। देवराय फर्स्ट पराजित होके अपनी पुत्री का विवाह फिरोज के साथ में कर देता है और बांकापुर उसे दहेज में प्रदान कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने क्या किया है, खेरला के शासक नरसिंह राय को भी इसने पराजित किया है
और इसने क्या किया, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उत्तर भारत में दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की राजधानी की स्थापना की गई थी। लेकिन दक्षिण में हम देखते हैं कि ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की जाती है। और इसने क्या किया है, जो गुलबर्गा के संत थे गेसूद राज, उसके साथ में भी इसके संघर्ष को लेकर इसके साम्राज्य को ये माना जाता है, इसके शासनकाल को माना जाता है कि दूषित हुआ है, गेसूद राज से इसकी तनातनी चली है, मतभेद चला है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1419-20 में देवराय फर्स्ट के साथ में इसका फिर से युद्ध होता है और जिसमें ये बुरी तरह निर्णायक रूप से फिरोज पराजित होता है। फिरोज को देवराय फर्स्ट के द्वारा पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता है और ये निराश और हताश अवस्था में अपनी राजधानी को लौटता है। और इसके बाद क्या होता है, जो इसका भाई होता है अहमद, उसके द्वारा इसे गद्दी त्यागने के लिए विवश कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके गद्दी त्याग करने के बाद शिहाबुद्दीन अहमद, इसका जो भाई है, वो बहमनी साम्राज्य का सुल्तान बन जाता है। इसके समय की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो हम कह सकते हैं, एक तो इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की है, जो सही मायने में तमाम इसके राजमहलों से सुसज्जित था, इसकी आरामगाह था। और हम कह सकते हैं चौल और दभोल नामक बंदरगाहों का इसके समय में विकास किया गया है। ये इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो हम देखते हैं कि फिरोज सही मायने में बहमनी साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासक था। अफाकी और दक्कनी गुटों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता, एक शत्रुता का भाव सही मायने में इसी समय सूत्रपात उसमें हो जाता है, जो बाद में हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में एक खूनी संघर्ष का कारण बनता है। और बाद में बहमनी साम्राज्य अंततः 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। उसके पीछे भी कहीं न कहीं दक्कनी और अफाकी वर्ग की गुटबंदी थी। उसी के कारण अंततः ये बहमनी साम्राज्य 5 बहमनी राज्यों में विभाजित होता है। तो हम देखते हैं जो बहमनी साम्राज्य के शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको आज मोहम्मद शाह और मुजाहिद शाह, इसके अलावा मोहम्मद शाह सेकंड के बारे में बताया और प्रमुख रूप से ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में बताया। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में एक प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह के द्वारा वारंगल और विजयनगर से युद्ध का आयोजन किया जाता है और इसी के समय में पहली बार दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि बारूद का विजयनगर के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग किया जाता है और विजयनगर के द्वारा भी इसके विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। और हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह बहमनी साम्राज्य का एक शांत प्रिय सुल्तान था, जिसके समय में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह है, जिसने हरिहर सेकंड को पराजित किया है। बाद में इसने ब्राह्मणों को उच्च पद प्रदान किए हैं। देवराय फर्स्ट को ये पराजित करता है, उसकी पुत्री से विवाह करता है और खेरला के हिंदू शासक को भी, नरसिंह राय को भी ये पराजित करता है और विजयनगर से एक प्रकार से बंकापुर भी प्राप्त हो जाता है। बाद में हम देखते हैं देवराय फर्स्ट के द्वारा ये अपने जीवन के अंतिम समय में या शासनकाल के अंतिम समय में बुरी तरह से पराजित हो जाता है और चौल और दभोल बंदरगाह का इसने विकास किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में जो इसके उत्तराधिकारी शासक हैं, भावी शासक हैं, उनके बारे में बताएंगे। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बहमनी साम्राज्य को पूरी तरह से समझने के लिए विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास, विजयनगर साम्राज्य के शासकों की दीर्घकालिक श्रृंखला के बारे में भी आपका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विजयनगर साम्राज्य के जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।